Welcome back to my channel, and today we will see the explanation of class 10th ICSE History and Civics, that is the chapter number 1, the first war of independence 1857. So let's start the chapter without any ado. But before starting this chapter, I will tell you something this about this chapter briefly. सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ेंगे, सोशल रिलीजियस मतलब कि रिलीजन से क्या इंटरफेरेंस हुई उन कॉजेस को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉजेस मतलब मनी रिलेटेड या फाइनेंशियल कॉजेस के बारे में, मिलिट्री मतलब आर्मी रिलेटेड, एंड कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स हमारे जो इसके रिजल्ट्स हुए इस वॉर के, या जो ब्रिटिश ने मेजर्स लिए इस वॉर के बाद ताकि कोई ऐसी वॉर ना हो पाए, ताकि ऐसा कोई रिवॉल्ट वापस ना हो। ठीक है, the process of British conquest of India, which began from mid-18th century, and the subsequent consolidation of British rule was resented by Indians belonging to all segments of Indian society: kings, queens, peasants, landlords, tribals, and soldiers. इसमें क्या बोला गया कि ब्रिटिश ने 18 मिड ऑफ 18 सेंचुरी मतलब 18 सेंचुरी के बीच में से, मतलब जब बीच का दौर चल रहा था 18 सेंचुरी का, तब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने अपना रूल को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, इंडिया में टेरिटरी पे एनेक्सेशन शुरू कर दिया, जो कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग डिवीजन से, अलग अलग रिलीजन के लोगों से और अलग अलग पोस्ट से, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे लोगों से वो रिसेंडिंग किया जा रहा था, मतलब कि उसका विरोध किया जा रहा था कि ब्रिटिश हमारे होमलैंड्स में या फिर हमारी इंडिया की टेरिटरीज पे कॉन्क्वेस्ट कर रहा था, इंडिया की टेरिटरीज पे एनेक्सेशन कर रहा था, वो उन लोगों के द्वारा विरोध किया था। इनमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे किंग के द्वारा, क्वींस के द्वारा, पीजेंट्स मतलब कि फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स। ठीक है, hardly a year passed till 1857 when some part of the country or the other did not rise in the revolts against the policies and the actions of the British that harmed their interests or went against their sentiments. However, these rebellions were local, scattered, and isolated. They did not pose a serious threat to the British. Nonetheless, these revolts established a local tradition of struggle against the foreign. तो इसमें क्या बोला गया है कि एक साल भी नहीं बीता था 1857 को, टिल 1857 तक एक साल भी नहीं बीता था कि कुछ पार्ट जो है कंट्री का और कुछ जो पार्ट जिसने रिवॉल्ट में राइज नहीं किया, जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश और जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ आ रही थी क्रूएल, और या उनके जो एक्शंस थे इंडियन की तरफ, जो कि हमारे इंटरेस्ट को मतलब इंडियंस के इंटरेस्ट को और उनकी सेंटिमेंट्स मतलब उनके इमोशंस को हार्म कर रहे थे। ठीक है, दीज रिबिलियंस वर लोकल, ये जो रिबिलियंस हो रहे थे, ये जो मतलब उनकी तरफ विरोध हो रहा था। ठीक है, रिबिलियंस का मतलब कह सकते हो प्रोटेस्ट, है ना, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो प्रोटेस्ट ये लोकल थे, स्कैटर्ड थे एंड आइसोलेटेड थे। ठीक है, ठीक है, दे डिड नॉट पोज अ सीरियस थ्रेट टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए इतना सीरियस नहीं था। नॉनथलेस, जब तक कि ये रिवॉल्ट्स नहीं इस्टेब्लिश किए एक लोकल ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल मतलब यहाँ पे ब्रिटिश की बात है। ठीक है, दिस रेसिस्टमेंट टू द ब्रिटिश रूल culminated in the first war of independence in 1856. So ये जो रेसिस्टमेंट थी ब्रिटिश की, तो इसने क्या किया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अच्छे से दिखी, हमें अच्छे से लोगों का वो दिखा कि लोगों ने अपनी रिबिलियंस को इसमें जाहिर किया, अपने हमारे इंडियंस ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ लड़ाई की, और ताकि वो जो क्रूअल पॉलिसीज़ थी उनका विरोध कर सके और ब्रिटिश रूल के खिलाफ भी रिसेंट कर सके। ठीक है, रिसेंट का मतलब होता है विरोध। इन विच मिलियंस ऑफ पीसेंट्स, आर्टिशंस एंड सोल्जर पार्टिसिपेट, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में पीसेंट्स थे, आर्टिशंस थे, सोल्जर्स थे।
पीजेंट्स मतलब फार्मर होते हैं, आर्टिशियंस मतलब जो वीविंग, क्राफ्टिंग या हैंडीक्राफ्ट्स जैसे वर्क करते हैं, सोल्जर्स मतलब आर्मी मेन, है ना। इट शुड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इट्स वेरी फाउंडेशन। और इस रिवॉल्ट ने मतलब 1857 के रिवॉल्ट ने जो ब्रिटिश की फाउंडेशन थी उसको पूरा हिला दिया, शुभ कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्टिंग विद द causes of the first war of independence. The first 400 years of British rule in India from 1757 to 1857 were marked by British conquest and rapid annexation of their dominance in India. The combined effect of the British expansionist policies, economic exploitation, administrative changes adversely affected all segments of Indian society. The ruling classes were disposed of their power, the peasantry were deprived of its lands rights, and the artisan lost their livelihood. The middle and the upper class of Indian society, particularly in northern India, were annoyed because of their exclusion from well-paid higher posts in the administration. Men who followed cultural or religious activities like priests and scholars found themselves without income as they lost their patrons. The Indian rulers, princes, and zamindar who had themselves lost to the authority. The company's Indian soldiers were discontent with their low salary, hard life, and ill treatment meted out to them by the British officer. Thus, by 1857, conditions were ripe for a mass uprising, and accumulated grievances of the people burst forth in the form of First War of Independence. So, इन लाइन्स में क्या बोला जा रहा है कि ना कि जैसे कि हमने देखा कि जो फर्स्ट 100 ईयर थे मतलब 1757 टू 1857, वो जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के लिए बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हुआ, उनका टेरिटरियल एक्सपेंशन काफ़ी फास्ट है इस टाइम पे इन 100 सालों। ठीक है, इंडिया के डोमिनेंट पे उन्होंने बहुत ही फास्टली कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है। और ये जो चीज़ हो पाई ना, ये कंबाइंड इफेक्ट था किसका, ब्रिटिश एक्सपेनिश पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब इकोनॉमिकली उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, मतलब फाइनेंशियली उनको एक्सप्लॉयट करना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी थे जिसने कि ब्रिटिश डोमिनियन में की एक्सपेंशन में इतनी ज़्यादा मदद की। एडवर्सली अफेक्टेड ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसने इनडायरेक्टली जो जितने भी सेगमेंट्स थे इंडियन सोसाइटी के उसको अफेक्ट किया, इधर फाइनेंशियली और इकोनॉमिक और एनी अदर वे। द रूलिंग क्लासेस वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर पावर, मतलब जो जो रूलिंग पावर थी, ठीक है, रूलिंग क्लासेस थी मतलब अपर क्लासेस थी या राजा महाराजा थे, वो डिस्पोज ऑफ देयर पावर मतलब बेदखल, डिस्पोज का मतलब होता है बेदखल। तो ये इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी बेदखल दी इनकी रूलिंग में, ठीक है। तो इनकी जो पावर्स थी उनमें बहुत ज़्यादा बेदखल हुई, ठीक है, यही चीज़ बोली गई है। द पेजेंट्री वर डिप्राइव्ड ऑफ इट्स लैंड राइट्स, और पेजेंट्री के पास इसके लैंड राइट्स नहीं थे, ठीक है। उनसे उनके लैंड ले लिए जाते थे, या तो उनसे उनको अपनी मर्ज़ी से खेती नहीं करने दी जाती थी। और एक इंडिगो वाला भी था कि जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पीजेंट्स को बोला गया था कि उनको खाली इंडिगो उगानी है, पर इंडिगो की फार्मिंग काफ़ी हार्ड होती है। जो इंडियंस मना करते थे उनकी कैटल्स को उठा के ले जाते थे, और जो इंडियंस हाँ करते थे उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है। एंड द आर्टिशियन लॉस देयर लिवलीहुड, लिवलीहुड का मतलब होता है जीविकोपार्जन, मतलब कि अपने गृहस्थ जीवन को चलाना, ठीक है। तो आर्टिशियंस की जॉब चली गई थी, मतलब जॉब इन द सेंस कि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो इंडियन रॉ मटेरियल्स होते थे, ब्रिटिशर्स बहुत ही लोअर ड्यूटीज़ पे ले जाते थे और इंडिया में आके मशीन मेड गुड्स को चीपर प्राइस पे बेचते थे। वो उनकी तरह एक इंडिया को कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे,
ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉलोनी एकदम बना लिया था। और इस वजह से जो हमारे आर्टिशियंस थे वो इन चीपर गुड्स का मुकाबला नहीं कर पाते थे। ठीक है, उनको इस वजह से इनका लिवलीहुड इनसे मतलब इनको जीविकोपार्जन इनको लॉस्ट। द मिडिल एंड द अपर क्लास, जो मिडिल और अपर क्लास थी इंडियन सोसाइटी, ठीक है, पार्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया, मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में जो मिडिल और अपर क्लासेस थी वो अनॉयड थी बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजन फ्रॉम वेल पेड हायर पोस्ट्स, क्योंकि उनका एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था वेल पेड हायर पोस्टेस से इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैं कल्चरल थे जैसे कि हमारे प्रीस्ट और स्कॉलर्स, ठीक है, वो उन्होंने themselves विदाउट इनकम एज दे लॉस्ट देयर पैट्रन्स, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं बचा, क्योंकि उनके पास जो उनके पैट्रन्स थे जो कि मेनली इंडियन रूलर्स, क्वींस, प्रिंसेस होते थे, ठीक है, ज़मींदार होते थे, ठीक है, ये सब उनके पैटर्नर्स थे, वो अपनी अथॉरिटी में नहीं थे, उनके पास उनके राइट्स ही नहीं बचे थे। ठीक है, उनके तो इस वजह से जो हमारे कल्चर मेंस थे उन्होंने भी अपनी इनकम का सोर्स खो दिया। Who had themselves lost their authority? Okay. The company's Indian soldiers were ill treated. ठीक है, ill treated थे, उनको लो सैलरी मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइफ थी बिकॉज ऑफ द many things, because of the ill treatment, because of the bleak prospects of promotion, because of the deprivation of allowances and many more. ठीक है, नेक्स्ट थर्स इसी वजह से 1857 में एक मास अपराइजिंग हुई। ठीक है, लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें वो लिया हिस्सा, और ब्रिटिश से जो ग्रीवेंसेस थे, मतलब ब्रिटिश से जो उन्हें परेशानी थी, उसकी वजह से लोग बर्स्ट फोर्थ कर गए इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनका सारा गुस्सा, उनका सारा आक्रोश इस रिवॉल्ट में निकल गया, जो कि था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. Now we are going to start with the first, that is political causes. अभी हमने causes का इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम political causes में रीड आउट करेंगे। So before starting political causes, इसका भी मैं brief introduction दूँ। Political causes में 4 political causes हैं। पहला है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, कि ब्रिटिश ने कैसे अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो उसके अंदर भी 4 चीज़ें, मतलब 4 मेथड्स हैं जिसकी से ब्रिटिश ने अपना पॉलिसी एक्सपेंशन किया। दैट इज द सब्सिडरी अलायंस ऑन प्रीटेक्स ऑफ अलीगमिस्ट रूल and doctrine of lapse, and one more was there, that is outright force, outright force was there। ठीक है, सो इन चारों के बेसिस पे, इन चारों से ब्रिटिश ने क्या किया, एक्सपेंशन किया टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कॉज है वो है हमारा जो डिसरिस्पेक्ट शोन की गई मुगल रूलर, दैट इज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बहुत सारी मतलब डिसरिस्पेक्ट की गई, जैसे कि उनका कॉइन से नाम हटा दिया गया, उनके सक्सेसर्स को रेड फोर्ट को एज देयर पैलेस यूज़ करने को मना कर दिया गया। उनके सक्सेसर से मतलब जो बोला गया था कि उनके सक्सेसर अब वो जो क्या कहते हैं टाइटल्स को, इंपेरियल टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते थे, और वो मियर प्रिंस के जैसे नोन, ठीक है, खाली प्रिंस नोन। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। The political reasons which antagonized the Indian rulers were the following. So था पहला, policy of expansion. The British of territorial expansion and gradual annexation of native Indian states was the one of the major grievances of Indian rulers. So जो ब्रिटिश ने जो annexation किया था, territorial expansion किया था, यही एक परेशानी का कारण था native Indian rulers के लिए। ठीक है, ever since the Battle of Plassey, June 1757, the East India Company's territorial power increased rapidly. The British tried to expand their political power in India by force, by outright force, by subsidiary alliance,
by adopting doctrine of lapse and on the pretext of alleged history. So इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब देखो, पहली बात तो ये जो हमारे नेटिव इंडियन रूलर्स थे उनके परेशानी का कारण ये था कि जब ब्रिटिश अपना टेरिटरियल एक्सपेंशन कर रहा था, एनेक्सेशन कर रहा था इंडियन स्टेट्स का, ठीक है, वो एक परेशानी का कारण था। दूसरी बात, जब बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी में कि टेरिटरियल पावर बहुत ही जल्दी इंक्रीज करने लगी और इसके बाद इन्होंने इन्होंने 4 बेस का यूज़ किया ताकि वो अपनी टेरिटरियल पावर को बढ़ा सके, ठीक है, एक्सपेंशन जल्दी कर सके। पहला तो हमारा आउटराइट वॉर का मतलब होता है डायरेक्ट वॉर। नेक्स्ट इज सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट था जिससे कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता था और जो इंडियंस होते थे उनको कुछ एग्रीमेंट के तहत कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता था, जैसे कि वो अपने ब्रिटिश को सुप्रीम पावर मानेंगे, सारे अपने फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश को दे देंगे, ठीक है, और जो इंडियन ट्रूप होगी मतलब ब्रिटिश ट्रूप्स होंगी वो रक्षा करेंगी, मतलब वो रक्षा करेंगी किसकी, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की, बट उनको उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ेगी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ब्रिटिश को, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर कोई इंडियन रूलर को कोई बायोलॉजिकल सन नहीं तो उसका स्टेट जब वो मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चला जाएगा। नाउ प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग मिस रूल। एलिग मिस रूल में क्या होता था कि जब मिस गवर्नेंस होती थी तो उस बेसिस पे एनेक्सेशन किया जाता था। नाउ नेक्स्ट, सो अब पहला हम पढ़ते हैं बाय आउटराइट वॉर्स to expand their territorial power in India and to safeguard their economic and political interests. British waged many wars against the Indian rulers of different states. ठीक है, जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपनी पावर को, टेरिटरियल पावर को बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बहुत सारी वॉर्स है। सो पहली जो वॉर इसमें बताई गई है वो बैटल ऑफ बक्सर है 1763, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एनेक्सेशन बंगाल, बिहार और ओडिशा कर लिया। इसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर्स जो कि 1767 to 1799 तक हुई, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर स्टेट के काफ़ी टेरिटरीज का एनेक्सेशन किया। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर हुई जो कि 1817 से 1888 तक चली, जिसकी वजह से पेशवा का इंटायर डोमिनेट और मराठा टेरिटरी जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ और साउथ पे उस पर ब्रिटिश का एनेक्सेशन हुआ। इसके बाद आता है पंजाब जो कि 1849 में सिख वॉर के बाद एनेक्स हुआ। पंजाब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद एनेक्सेशन में आया था और जो हमारा पेशवा रीजन था, ठीक है, ये मराठा टेरिटरीज थी, वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। इसके बाद 1823 से 1856 तक ब्रिटिश ने अपना एम्पायर सिंध में, टेरिटरीज ऑफ असम में, अरकन, तहसील, टेगू एंड म्यांमार में, इन जगहों पे एनेक्स किया, इन जगहों पे एक्सपेंशन। नेक्स्ट, subsidiary alliance. Some Indian states were brought under the British control without actually annexation. कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको एक्चुअली एनेक्सेशन के बिना भी ब्रिटिश के अंडर ला दिया गया। दिस वॉज डन बाय द फॉलोइंग सब्सिडियरी अलायंस, जो कि सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा होता है, जो कि लॉर्ड वाइसरॉय ने इंट्रोड्यूस किया। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स से, जिससे कि जो स्टेट्स होते हैं वो अपने सॉवर्निटी के मतलब होता है कोई भी रूलर किसी भी इंटरफेरेंस के बिना रूल कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी इंटरफेरेंस के बिना रूल करने की जो ये पावर थी वो लॉस्ट हो जाती है जब कोई सब्सिडियरी अलायंस के अंडर आ जाता है कोई स्टेट, ठीक है ना। जब कोई इंडियन रूलर इस सब्सिडियरी अलायंस के अंडर आता है तो उसे कुछ चीज़ें माननी पड़ती है। ब्रिटिश को सुप्रीम पावर माना जाता है, ठीक है, मानना पड़ता है। फॉरेन रिलेशंस जो होते हैं
ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देनी चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए थी। और एग्री करना होता है, मान लेना होता है कि वो किसी भी और अलायंस में नहीं एंटर करेंगे किसी और पावर से, और कोई भी तरह की वॉर्स भी नहीं लड़ेंगे, ठीक है। एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो हेडक्वार्टर्स पे रहता था एंड एग्री नॉट टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी। और किसी भी यूरोपियन ब्रिटिश की कंसल्ट के बिना, ब्रिटिश की बताए बिना वो अपनी सर्विस में अपनी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे। agreed to maintain British troops at their own cost, और ब्रिटिश ट्रूप को अपने पैसों पे वो मैनेज करने के मान जाते थे। वर्चुअली लॉस देयर इंडिपेंडेंस, और वर्चुअली अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस, क्योंकि अब ब्रिटिश उन पे इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। द किंगडम ऑफ अवध, अवध को उस टाइम ओथ भी बोलते थे, तो हम ब्रैकेट में ओथ लिखा है, was the first to enter into an alliance like this through the Treaty of Allahabad in 1765। सो जो अवध था उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 1765 में हुई थी, उसके द्वारा वो अंडर आ गया इस सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। बाय विच कंपनी अंडरटुक टू डिफेंड फॉर्टिनेज ऑफ अवध ऑन द कंडीशन दैट द नवाब ऑफ अवध वुड पे एक्सपेंसेस ऑफ सच डिफेंस, जिससे कि क्या कर दिया, ये डिफेंड कर दिया फ्रंटरेज ऑफ अवध को एक कंडीशन पे कि ये जो नवाब ऑफ अवध है वो एक्सपेंसेस देगा, वो मनी पे करेगा फॉर देयर डिफेंस। However, Awadh was annexed on the pretext of misrule in 1856. The other states which expected the subsidiary lines were the Nizam of Hyderabad, the ruler of Mysore, Raja of Tanjore, Sindhia, Rajput states of Jodhpur, Jaipur, Macheri and Bundi, and the ruler of Bharat। मगर देखो अब अवध में तो सब्सिडरी लाइन्स में आ गया था, उसके बावजूद 1856 में जो अवध था वो मिसरूल के अंडर में अनेक्स कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी रूलर्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था, जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, राजा ऑफ तंजौर, सिंधिया के भी रूलर, ठीक है। राजपूत स्टेट्स के रूलर जैसे कि जोधपुर, राजपूत स्टेट्स में भी जोधपुर, जयपुर एंड माचेरी एंड बुंदी, और रूलर ऑफ भारत, ठीक है, भारतपुर। नाउ बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा वो था, डॉक्ट्राइन था जिसके अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है बिना किसी बायोलॉजिकल सन के, तो उसका स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंदर चला जाए। लॉर्ड डलहौजी ने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये इंट्रोड्यूस किया था। ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। इन्होंने बहुत ही सारी स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा अंडर लिया था, अपने कब्जे में किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज इट वुड कम अंडर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। ये मैंने बताया अभी। When the ruler of झांसी died in 1850, जब 1853 में झांसी का रूलर मर गया, ठीक है, उनका कोई भी बायोलॉजिकल सन नहीं था, तो उनकी जो विडोड रानी थी, ठीक है, विधवा रानी थी, उनको पेंशन दी गई, और जो उनका अडॉप्टेड सन था आनंद राव, उसको एक लॉफुल सक्सेसर नहीं माना गया टू द थ्रोन ऑफ झांसी, ठीक है। उन्हें मना कर दिया गया कि ये इनके झांसी के सक्सेसर इस राजा के सक्सेसर नहीं हुए, ठीक है। द अदर प्रोमिनेंट स्टेट जो कि इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा ही एनेक्स किए गए हैं वो है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर एंड नागपुर। The principle of lapse was also applied to take away the titles and the pensions of the rulers of some states। और जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, इसका एक और रोल था, इसका एक और प्रिंसिपल था, जो कि था कि प्रिंसिपल और टाइटल्स और पेंशन्स जो इंडियन रूलर्स के हैं उनको भी ले लिया जाए। अब ये रीगल टाइटल्स जो थे नवाब ऑफ कार्नेटिक और तांजोर के जो राजा थे उनके रीगल टाइटल्स को ले लिया गया था, जिसकी वजह से डिसकंटेंट हुआ रूलर्स के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ में पीपल के अंदर, लोगों के अंदर भी डिसकंटेंट हुआ।
The rulers of Indian state were believed that their states were annexed not by application of doctrine but the lapse of all monarch on the part of the British. जो रूलर्स थे इंडियन वो बिलीव करते थे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा नहीं उनके स्टेट्स को लिया, पर किसकी उस पे बेसिस पे लिया था, लैप्स ऑफ ऑल monarchs. सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलीड मिनिस्ट्री. सो इसमें क्या था कि जैसे कि जो हमारा अवध था उसको ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस के अंडर ले लिया गया. फिर ब्रिटिश ने ये बोला कि ये मिसगवर्न हो रहा है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है और उसको अनेक्स कर दिया. ठीक है. In 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh to the company's dominance on the pretext of any administrative tool. Okay. He declared that Awadh was being misgoverned. Awadh misgoverned हो रहा था और ब्रिटिश रूल को ज़रूरत थी कि ये इंश्योर करे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. Lord Dalhousie justifies the annexation of Awadh on the pretext of the good of the government. मतलब कि लॉर्ड डलहौजी ने किया ये हम अच्छे के लिए, गवर्नमेंट के अच्छे के लिए, अवध के अच्छे के लिए कर रहे हैं. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी द पीपल ऑफ अवध हैड टू फेस मोनार्क्स. मगर इसके अलावा इसके एकदम अपोजिट में लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई. उनको हायर लैंड रेवेन्यूज पे करने पड़ते थे और एडिशनल टैक्सेस पे करने पड़ते थे खाने पे, घरों पे. और फेरिस वो शॉप्स नहीं होती छोटी छोटी जो आती लगती है. द डिसोल्यूशन ऑफ नवाब ऑफ अवध. डिसोल्यूशन का मतलब होता है समाप्त होना, एंड होना. तो जो नवाब ऑफ अवध का आर्मी का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्या हुआ था, समापन हुआ था जो नवाब ऑफ अवध की आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी वजह से जो अवध के बहुत सारे नोबल्स थे, ठीक है, ऑफिशियल्स थे और सोल्जर्स थे, उनकी जॉब चली गई थी, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट जो ब्रिटिश ने क्या किया, कॉन्फिस्केटेड मतलब कि जब्त किया स्टेट्स मतलब कि संपदा को और ताल्लुकेदार्स एंड ज़मींदार्स. सो जो ब्रिटिश था उसने ताल्लुकेदार्स और ज़मींदार की संपदा को जब्त कर. ठीक है. द डिस्पोज्ड मतलब बेदखल हुए. तो जो बेदखल हुए ताल्लुकेदार्स थे वो बन गए अपोनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल. मतलब वो उन्होंने भी ब्रिटिश रूल का डिसेंडेंट शुरू कर दिया, मतलब विरोध शुरू कर दिया. The company's sepoys of whom 75,000 were from Awadh. जो कंपनी के सिपाही थे, सिपाही का मतलब होता था सोल्जर्स. सो कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनमें से 75,000 अवध से थे. ठीक है. जो कि सबसे ही ज़्यादा अफेक्टेड थे क्योंकि ये सोल्जर ने ब्रिटिश को हेल्प किया था कि वो सारे ही इंडिया पे, रेस्ट ऑफ इंडिया पे कंक्वायर कर सके, एनेक्सेशन कर सके. बट इन्होंने इस चीज़ का विरोध कर दिया कि ये जो इनके होमलैंड्स हैं, मतलब इंडिया इनका होमलैंड है ना, और इसके स्टेट्स में ये रहते थे, अवध में रहते थे, है ना. तो इनके होमलैंड्स का फॉरेन रूल के अंडर आ चुका है. इनके होमलैंड्स फॉरेन रूल के अंडर आ चुके हैं. द एनेक्सेशन ऑफ अवध. जब एनेक्सेशन हुआ अवध का बाय द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलीड मुस्लिम, सो इसने इन सोल्जर्स की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट किया. ऐसा क्यों था? पहली बात तो इनको पहले भी लो सैलरी मिलती थी. दूसरी बात ये हुई कि इन्हें हायर टैक्सेस पे करने पड़े उन लैंड्स पे जहाँ पे इनकी फैमिली रहती. Enraged by humiliating me in which the Nawab of Awadh was disposed. ठीक है. ये एंग्री हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए उस बेसिस जिसमें इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया. नवाब ऑफ अवध को वॉज डिस्पोज, तिरस्कार किया गया लोगों ने, मतलब लोगों का तिरस्कार हुआ. और नवाब और अवध का भी ये जो ह्यूमिलेटिंग वे में तिरस्कार हुआ उसकी वजह से लोगों ने, अवध के लोगों ने अपराइजिंग को 1857 में ज्वाइन किया और एक मेजर रोल प्ले किया. Now next political cause is disrespect shown to Bahadur Shah. So Bahadur Shah Zafar was the Mughal ruler. ठीक है, मुगल रूलर थे. सो इनको क्या क्या डिसरिस्पेक्ट शोन की गई, लेट्स रीड. सो बहादुर शाह जफर जो मुगल रूलर थे वो प्रोटेक्शन में किसकी प्रोटेक्शन में थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोटेक्शन में थे और ये इस कंपनी से पेंशन रिसीव करते.
जो मुगल नेम था, जैसे कि कॉइन्स पे उस टाइम पे राजाओं के नाम लिखे जाते थे, जिन राजाओं के द्वारा वो मिंटेड होते थे, उन पे उनके राजाओं के नाम लिखे जाते। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वो प्रोटेक्शन में आ गए, तो उन्होंने उनसे पेंशन लेना शुरू कर दिया और उनका नाम भी हटा दिया उन कॉइन से, जो कि उन कंपनी के द्वारा मिंटेड थे, तो मुगल रूलर का नाम हटा दिया। तो पहली डिसरिस्पेक्ट ये हो गई। दूसरी डिसरिस्पेक्ट ये थी, ठीक है, 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस किया, जो बहादुर शाह जफर के सक्सेसर्स होंगे वो रेड फोर्ट को पैलेस की तरह नहीं यूज़ कर पाएंगे और उन्हें किसके पास मूव करना होगा, कुतुब मीनार के पास मूव करना। नेक्स्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद इनके जो सक्सेसर्स होंगे वो इंपीरियल टाइटल्स नहीं यूज़ करेंगे अपने नामों के साथ और नियर प्रिंस द्वारा मतलब जाने जाए, ठीक है, खाली प्रिंस लगेगा इनके नाम। दिस डिसीजन ऑफ ब्रिटिश हर्ट द फीलिंग्स ऑफ मुगल्स, जिसकी वजह से ब्रिटिश की इन डिसीजंस की वजह से मुगल्स की फीलिंग हर्ट हुई और इसी की वजह से जीनत महल, जो कि बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लॉट करना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज इज ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। देखो, नाना साहेब लास्ट पेशवा थे, ठीक है, सॉरी लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड की सन थे, अडॉप्टेड, ठीक है, तो नाना साहेब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड, ठीक है, लास्ट पेशवा कौन था, बाजीराव सेकंड। सो बाजीराव सेकंड के कौन अडॉप्टेड सन थे, नाना साहेब। सो ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया कि ये नाना साहेब को वो पेंशन नहीं देंगे जो वो बाजीराव सेकंड को दे रहे, ठीक है। नाना साहब को फोर्स किया गया कि कानपुर पे रहने के लिए अपनी सीट, अपनी फैमिली सीट जो कि पुणे में थी, उससे दूर, ठीक है। दिस वॉज वाइडली डिसाइडेड इन मराठा रीजन, इसको बहुत ही ज़्यादा विरोध मिला मराठा रीजन में, ठीक है। नाना साहेब इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम द फॉर्मर पेशवा, जो इन्होंने फॉर्मर पेशवा से वेल्थ अपनी ली थी, उन्होंने यूटिलाइज की सेंडिंग इन द इमिशरीज क्या होता है, कुछ दूध जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो उन दूतों ने क्या बताया, उन दूतों ने डिफरेंट कंट्री के रीजन्स में गए और लोगों में अवेयरनेस जगाई इस बारे में बता कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में बता कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ कितनी क्रूअल हैं और हमारे इंडियंस का कितना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, है ना। नाना साहेब ऑल्सो ट्रैवल बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू गैदर सपोर्ट, और ये दिल्ली से लखनऊ के बीच में भी ट्रैवल की जिससे कि वो सपोर्ट गैदर कर सकते हैं इस रिवॉल्ट के, ठीक है। अदर इंडियन रूलर्स हु वर नॉट एडवर्सरी अफेक्टेड, कुछ ऐसे रूलर्स जो कि अफेक्ट नहीं हुए थे, वो भी ब्रिटिश के एक्शन से सस्पिशियस बने, तो जो इनकी सस्पेशन जग गई थी कि फ्यूचर में भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हो सकता था, सस्पिशियस हो गए, ठीक है। नाउ absentee sovereignty of the British, this is the last political cause. So absentee sovereignty के मतलब क्या था, देखो इंडिया जो था वो इंग्लैंड से रूल हो रहा था, पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट इंडिया पे दूर से रूल कर रही थी ना, थाउजेंड्स ऑफ माइल से, तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था या जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते थे वो ब्रिटिश के मतलब इंग्लैंड के वेलफेयर के लिए जाते थे, इंग्लैंड के पीपल के लिए वेलफेयर के लिए जाते थे, जिस वजह से इंडियन पीपल्स का वेलफेयर नहीं हो पाता था, ठीक है। सो लेट्स रीड एब्सेंटी सॉवरेनिटी, absentee sovereignty of the British, ठीक है। Absentee sovereignty of the British means that India was being ruled by the British government from England at the distance of thousands of, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में काफ़ी दूरी थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंग्लैंड से रूल कर रही थी इंडिया को, ठीक है, बहुत माइल्स की दूरी पे। दिस वॉज रिसेंटेड बाई इंडियंस, इसका विरोध क्यों किया इंडियंस ने, आगे बताएंगे। जो आइडियल रूलर्स थे जिन्होंने अनेक्सेशन किया थे या जिन्होंने रूल किया था, जैसे कि मुगल्स, ठीक है, who had conquered India had in course of time settled in
जिस टाइम पे उन्होंने कब्जा किया इंडिया पे, उसी टाइम में वो सेटल हो गए, जैसे कि मुगल, ठीक है। द रेवेन्यूज दे कलेक्टेड फ्रॉम इंडियंस वर स्पेंट इन इंडिया, और जो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, जो टैक्सेस कलेक्ट किए, वो इंडिया ही में स्पेंड हो जाते थे, इंडियन ही पीपल के वेलफेयर के लिए यूज होते थे। बट इन द केस ऑफ ब्रिटेन, बट ब्रिटेन के केस में देखा, इंडियंस को लगा कि दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड से रूल हो रहे, एंड जो इंडिया की वेल्थ है वो ड्रेन हो, ड्रेन का मतलब इंडिया की वेल्थ इंग्लैंड के तरफ जा रही थी, इंग्लैंड के पास जा रही थी, ठीक है, टू इंग्लैंड, एंड नॉट यूटिलाइज फॉर देयर वेलफेयर, और उनके वेलफेयर के लिए यूज नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट आर द कॉजेस विच आर सोशियो रिलीजियस। सो ऐसे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स थे जिन्होंने उनके सोशल एंड रिलीजियस लाइफ में इंटरफेरेंस की, जिसकी वजह से मासेस में बहुत ही ज़्यादा फियर्स हो गए अबाउट द देयर कस्टम्स एंड रिलीजन्स, और या फिर उन्होंने विरोध किया, ठीक है। सो पहली जो चीज़ है वो है इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम्स। कुछ सोशल रिफॉर्म्स थे जिन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द वेल कंडीशन और इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल। हाउएवर while इंट्रोड्यूसिंग सच रिफॉर्म्स, पर जब ये ऐसे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों की इन्होंने फीलिंग्स, लोगों के सेंटिमेंट्स को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा, जिस वजह से जब इन्होंने ये रिफॉर्म्स जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती 1829, इंट्रोडक्शन ऑफ विडो मैरिज एक्ट 1856 एंड द ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वर नॉट वेलकम बाय मासेस, पर जब इन्होंने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए तो मासेस ने इनका इस चीज़ का स्वागत नहीं किया, इस चीज़ को मतलब विरोध के उसमें देखा, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। एप्रीहेंशंस का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंशंस का मतलब होता है डाउट और फियर, ठीक है। तो मॉडर्न इनोवेशन क्या फियर्स थे, क्या लोगों, देखो इस टाइम पे रेलवे और टेलीग्राफ जैसी बहुत सारी मॉडर्न इनोवेशंस की वो होता आविष्कार हुआ था, बहुत सारी मॉडर्न इनोवेशंस आई थी। सो जब लोगों ने देखा इन मॉडर्न इनोवेशंस को, तो वो सस्पिशियस हो गया इन इनोवेशंस को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता था कि रूमर्स थे ऐसे कि जो टेलीग्राफ पोल्स होते हैं वो इसलिए इरेक्ट किए जाते हैं ताकि जो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट उनमें हैंग कर दिया जाए, ठीक है। और इसी तरह जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन थे, उन्होंने ये देखा कि ये जो रेलवे कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो लोग होते हैं, चाहे वो लोअर कास्ट हो या हायर कास्ट, उन्हें साइड बाय साइड बैठना पड़ता है, अगल बगल बैठना पड़ता है। तो उनको लगता था कि ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि कि उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो ये कास्ट और रिलीजन है उसको डिफाई कर दें, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी जिसकी वजह से इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हार्म हुए थे, हर्ट हुए थे, ठीक है, और वो अपराइजिंग है, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर्स काफ़ी रूड थे, एरोगेंट थे इंडियंस की तरफ, ठीक है। उनको लगता था वो सुपीरियर है इंडियंस से, और फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, मतलब उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की तिरस्कार करने की या ह्यूमिलेट करने की इंडियंस, ठीक है। दे डब्ड द मुगल्स एज क्रूएल, उन्होंने डब्ड कर दिया, डब्ड का मतलब होता है करार कर दिया, उन्होंने मुगल को क्रूएल और अनफेथफुल बोल दिया। सम यूरोपियन ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडिया, कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स ने क्या किया, इल ट्रीटमेंट दिया इंडियंस को, बुरा व्यवहार किया और इंसल्ट कर दिया, ठीक है। सच एक्ट्स ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और ऐसे जो अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट्स थे वो एलिनेटेड हो गए ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेस, मतलब कि जो ब्रिटिश थी वो अथल पथल हो गई इंडियन मासेस, ठीक है। एलिनेटेड का मतलब होता है अथल पथल, ठीक है। नेक्स्ट इज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो पुलिस और पिटी ऑफिसर्स थे वो करप्ट थे, ठीक है। तो जो रिच होता था वो बच जाता था क्राइम करने के बावजूद भी, पर जो कॉमन मैन होता था जिसके पास पैसे नहीं है वो लूटेड हो, मतलब लूट लिया जाता था, ऑपरेस्ड हो जाता था और टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ द पोर।
देखो जो कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था उस टाइम का, उसने क्या किया कि रिच जो पर्सन थे वो ऑप्रेस कर सकते थे पुअर को, ये हमने इसके पहले बारे में पढ़ा, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था उसने इनेबल किया जिससे रिच ऑप्रेस कर सकते थे पुअर को। उस टाइम फ्लॉजिंग, टॉर्चर, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में डाल देना ऑफ कल्टिवेटर्स बहुत कॉमन था। क्यों कॉमन था? क्योंकि वो इनेबल होते थे टू पे द एरियर्स ऑफ रेंट, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन दैट वर क्वाइट गुड। मतलब जो हमारे ब्रिटिश के ऑफिशियल्स होते थे जो टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने के लिए होते थे पीजेंट से कल्टिवेटर्स, टैक्स उस टाइम बहुत हाई होता था, ठीक है। तो वो मतलब एबल नहीं होते थे, और जब वो नहीं होते थे तो उनसे उनकी कैटल्स ले ली जाती थी, उनके लैंड्स को जला दिया जाता था, उन्हें पूरा टॉर्चर किया जाता था। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि मनी लेंडर से पैसे उधार लिए। अब जब उन्होंने मनी लेंडर से तो उधार लिए तो एक तरह से तो बच गए, पर मनी लेंडर्स का इंटरेस्ट उनके ऊपर आ। सो यही बात बोली गई कि इनएबिलिटी टू पे द एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है, बकाया को पे करने में वो नहीं सक्षम थे, लैंड रेवेन्यू को पे करने में, और इंटरेस्ट ऑन डेब्ट का मतलब ये है कि जो उन्होंने लिया किराया, ठीक है, जो भी उधार लिया उस पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, वो नहीं पे कर सकते, वॉज क्वाइट कॉमन। इसीलिए जो पॉवर्टी जो बढ़ती जा रही थी उन्होंने पुअर को डेस्परेट कर दिया एंड लीड टू जॉइन द जनरल अपराइजिंग इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग देयर ऑल, जिससे कि उनका इम्प्रूवमेंट हो इस, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरी। ब्रिटिश जो था ना ही उसकी मतलब इंडिया की सेम रेस थी, ना ही इंडिया ब्रिटिश की सेम रेस थी, ठीक है, ना ही रिलीजन था, ना ही सेंटिमेंट्स मतलब इमोशंस भी सेम नहीं थे, ठीक है। बट जो हम 18th सेंचुरी में देखते हैं कि ब्रिटिश का एक फ्रेंडली एटीट्यूड था इंडियन की रिलीजन के, जबकि उनके पास अपनी अपनी ओन रिलीजन के लिए कोई भी पार्टिकुलर ज़ील नहीं थी। ज़ील का मतलब जोश नहीं था, उनको अपने रिलीजन के लिए कोई जोश नहीं था, बट उन्होंने इंडियंस की तरफ एक फ्रेंडली एटीट्यूड दिया। और कंपनी ने कुछ हिंदू टेम्पल के लिए ट्रस्टी के जैसा भी एक्ट किया, बट 19th सेंचुरी में ये जो एटीट्यूड था वो पूरी ही तरह से बदल गया। क्या हुआ? ब्रिटिश ने लोकल रिलीजन्स में इंटरफेरेंस, सोशल कस्टम में इंटरफेरेंस शुरू कर दी, उन्होंने आइडल वर्शिप्स को डिनाउंस कर दिया, उन्होंने लोकल बिलीफ्स को इग्नोरेंस की तरफ करार कर दिया, उन्होंने बोला कि ये लोकल बिलीफ्स इन्होंने इग्नोरेंस करार कर दिया। अब चार्टर एक्ट 1813 lead to an increase in both in the numbers and activities of Christian missionaries। जो चार्टर एक्ट था जिस 1813 में जो चार्टर एक्ट था उसने क्या किया कि नंबर और मिशनरीज जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ठीक है, और इनका नंबर भी बढ़ा दिया, ठीक है, इनका एक्टिविटीज़ भी बढ़ा। तो इंडियन को लगा कि ये जो गवर्नमेंट है इन मिशनरीज को सपोर्ट कर रही है ताकि हमें क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाए, हमें क्रिश्चियन बना दिया जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज fears regarding western education। देखो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ना स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हुआ। 1829 में बंगाल गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया एक इंग्लिश क्लास को, जिसमें कलकत्ता मदरसा एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। बाद में इंग्लिश क्लासेस बनारस संस्कृत कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। The shifting of emphasis from Oriental learning to Western education was not well received by the people। ये लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे से स्वागत नहीं किया गया इस चीज़ का, ठीक है, स्पेशली द पंडित्स एंड द मौलवीज। ऐसा क्यों था? क्योंकि इन्हें लगा कि ये एक अटेम्प्ट है ताकि उनके ट्रेडिशनल इस्लामिक और हिंदू स्टडीज़ को डिस्करेज कर। लोगों को लगने लगा कि एम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज नॉट for knowing, for promoting the literature and science, but to encourage their children to become Christians। मतलब कि ना ये इसलिए नहीं था, लोगों को लगता था ये इसलिए नहीं है ताकि प्रमोट किया लिटरेचर को, साइंस, पर इसलिए ताकि उनके बच्चों को इनकरेज कर दिया जाए ताकि वो क्रिश्चियन बन जाए। नो नेक्स्ट टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। जब पहले के रूलर्स थे तो वो क्या करते थे कि जो इंडियन
इंडियन हिंदूज और मुस्लिम से रिलेटेड लैंड्स होते थे, इनमें टेम्पल्स होते थे, मॉस्क्यूज होते थे, ठीक है, वहाँ पे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करते, वहाँ टैक्स नहीं करते थे, ठीक है, रेवेन्यू का टैक्स, ठीक है, टैक्स नहीं कलेक्ट करते। पर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस लैंड से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। Religious sentiments of India were hurt by the official policy of taxing lands belonging to temples and mosques. जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, मतलब रिलीजियस इमोशंस थे इंडियंस के, वो हर्ट हो गए जब एक ऑफिशियल पॉलिसी के द्वारा टैक्स कर दिया गया उन लैंड्स को जो टेम्पल्स और मॉस्क्स थे, ठीक है। ऐसे लैंड एक्सटेम्प्टेड थे, एक्सक्लूडेड थे, ठीक है, प्रीवियस इंडियन रूलर्स को द्वारा फ्रॉम द टैक्सेशन, ठीक है। जो फैमिलीज इन पे डिपेंड थी, ठीक है, उन्होंने ये प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश ट्राई कर रहा है टू अंडरमाइन द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऑफ एक्ट ऑफ 1850 क्या कहता है, उन्होंने हिंदी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को बदल दिया है इस रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में, ठीक है। इस हिंदी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को बदल दिया। इसने क्या कर दिया कि इट इनेबल्ड द कन्वर्ट फ्रॉम हिंदूज टू अदर रिलीजन, एक इनेबल कर दिया एक कन्वर्ट को फ्रॉम हिंदूज टू अदर रिलीजन, जिससे कि इनहेरिट की जा सकती थी प्रॉपर्टी ऑफ his father, ठीक है। The Hindus regarded this as insensitive to give up one's religion. So Hindus ने इसे insensitive सोचा, ठीक है, insensitive माना कि किसी के religious faith को give up कर दिया, ठीक है। सो अभी सोशल रिलीजियस कॉज का भी लास्ट वाला हो चुका है, इसमें 9 थे। सो अभी हम इकोनॉमिक कॉजेज पे मूव करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम के साथ क्या इंटरफेरेंस की, क्या रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और लोगों की उनको भावों को अंदर नहीं रखा गया, मतलब कि लोगों की कंसिडरेशन में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से लोगों ने इसका विरोध किया, मासेस ने विरोध किया। दूसरा था एप्रीहेंशन अबाउट द मॉडर्न इनोवेशंस, अबाउट द रेलवेज एंड द टेलीग्राफ, की लगता था कि टेलीग्राफ को इसलिए इरेक्ट किया गया था कि लोगों को टांग दिया जाए जो लोग विरोध करते थे ब्रिटिश का। और इसी तरह रेलवे थे, रेलवे को लोगों को लगता था इंडियन हिंदू पीपल को कि इसलिए रखा गया ताकि हमारे जो अपर कास्ट पीपल है उनकी कास्ट को डिफाई कर दिया। नेक्स्ट वॉज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्रिटिश थे वो रूड और एरोगेंट थे, उन्होंने ह्यूमिलेट किया था इंडियंस को और वो अपने आप को सुपीरियर मानते, जिसकी वजह से जो अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसने अथल पथल कर दिया ब्रिटिश को फ्रॉम इंडियन मैसेस। नेक्स्ट वॉज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस और पीटी ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा करप्ट थे, जिसकी वजह से जो रिच था वो क्राइम के साथ ही चला जाता था, पर पुअर टॉर्चर कर दिया जाता था और ऑपरेस्ट हो जाता था, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ द पुअर, जो कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था, जिसकी वजह से रिच तो बच जाता था पर पुअर ऑपरेस्ट हो जाता था। इसकी वजह से फ्लॉजिंग, टॉर्चरिंग, इम्प्रिजनमेंट एंड कल्टिवेटर्स वाज कॉमन बिकॉज ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे एरियर्स ऑफ रेंट, लैंड रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट ऑफ वाइट, ठीक है। जिसकी वजह से इसी ग्रोइंग पॉवर्टी की वजह से इन्होंने पुअर ने सोचा कि क्यों ना इस अपराइजिंग को ज्वाइन करें जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। ब्रिटिश मिशनरीज ने ब्रिटिश ने अपनी मिशनरीज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया नंबर में बाय द चार्टर एक्ट। इसकी वजह से लोगों को लगता था कि ये इसलिए कर रहा है ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदला जा सके। नेक्स्ट, फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो फियर्स थे वो थे पंडित्स एंड मौलवीज थे, जिनको लगता था कि ये डिस्करेज करने के लिए फ्रॉम ट्रेडिशनल इस्लामिक एंड हिंदुस्तान। लोगों को लगता था कि ये इसलिए हो रहा है ताकि कि इसे प्रमोट ना करना लिटरेचर साइंस, बट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ताकि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में बदला जा सके। नेक्स्ट, टैक्सिंग रिलीजियस लैंड। जो रिलीजियस लैंड्स थे, जो मॉस्क्यूज और क्या बोलते हैं टेम्पल से रिलेटेड थे, उनको टैक्स करना शुरू कर दिया, जिससे जो लोग इन पर डिपेंड थे उन्होंने ये बोला कि ये ब्रिटिश इसलिए कर रहा है ताकि इंडियन रिलीजन्स को अंडरमाइन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बदल गया हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो एक कन्वर्ट है हिंदुइज्म का टू अदर रिलीजन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर,
अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एक कन्वर्ट होना पड़ता था हिंदुइज्म, ठीक है, जिसको हिंदू इंडियंस ने क्या देखा, इंसेंटिव टू गिव अप वंस रिलीजियस फेथ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस। देखो इकोनॉमिक कॉजेस में क्या होगा, मेनली एक्सप्लॉयटेशन होगा, कैसे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, कैसे इंडिया कॉलोनी बना, कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, ठीक है, कैसे कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद होगी, हैंडीक्राफ्ट्स बर्बाद होगी, इंडियन इंडस्ट्रीज का पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है, पीजेंट्री का कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उसके लिए जो इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ हुआ वो फेमाइंस के टाइम पॉवर्टी बढ़ी, और ना उनके फेमाइंस के टाइम लोगों पे ध्यान भी नहीं दिया गया, ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉयट किया इंडियन रिसोर्सेज को, कैसे, फॉर देयर ओन बेनिफिट। कैसे किया ये चीज़, इन्होंने एग्रीकल्चर इंडिया को इकोनॉमिक कॉलोनी का मतलब क्या था कि जो इंडियंस थे उनको रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश ले जाने के लिए सस्ते दामों पे और नॉमिनल ड्यूटी पे या फिर ड्यूटी फ्री पे एक्सपोर्ट करने पे, उसके बाद जो उस रॉ मटेरियल के चीपर गुड्स बनते थे तो वो इंडिया में आके बेच देते थे, तो इंडिया मार्केट भी उनके लिए था, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, ताकि इंडस्ट्रियल इंग्लैंड के इंटरेस्ट्स को वो ध्यान में रख सके और इंटरेस्ट्स को पे बैक कर सके, ठीक है। इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट एट चीपर रेट्स। इंडिया को फोर्स किया गया ताकि वो चीपर रेट्स पे एक्सपोर्ट करे रॉ मटेरियल्स को, जैसे कि रॉ कॉटन और रॉ सिल्क, ठीक है, टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज चाहती थी अर्जेंटली, जैसे प्लांटेशन प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो एंड टी कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं एंड इनमें ना काफ़ी प्रॉफिट होता है, ठीक है, एंड फूड ग्रेन्स विच वर शॉर्ट सप्लाई इन ब्रिटेन में फूड ग्रेन्स की शॉर्ट सप्लाई थी, इसलिए इंडिया से यहाँ पे जाती थी सप्लाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी लोगों में देखी गई, और इस सब चीज़ों की वजह से पॉवर्टी भी थी, लोग भूखे भी रहते थे, ठीक है, उनका अनाज लिया जाता था और बहुत ही कम छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस भूखे रहते थे, ठीक है। इंडिया को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया गया रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, इधर ड्यूटी फ्री और नॉमिनल ड्यूटी, या तो ड्यूटी फ्री या तो नॉमिनल ड्यूटी फ्री, मतलब ऑलमोस्ट कम या मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट रेट्स पे, ठीक है। बल्कि इसकी जगह क्या था कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज से सब्जेक्टेड थे इंग्लैंड में, जिसकी वजह से उनका प्राइस भी बढ़ जाता था। अब जब हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज है तो प्राइस भी बढ़ जाता था। अब ये जो हैंडमेड गुड्स थे वो अनेबल थे टू कम्पीट विद द चीपर मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हुई, रुइंड हो गई, डिप्राइव्ड ऑफ आर्टिशंस ऑफ देयर इनकम, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। वाई? बिकॉज Indian goods were subjected to higher rates and that's why their cost increased, and इस वजह से वो compete नहीं कर पाए to the cheaper machine made British goods, जिसकी वजह से artisans ने अपनी जॉब खो दी and reduce avenues of employment for labor, जिसकी वजह से लेबर्स की ज़रूरत भी कम हो गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई। On the other hand, export of raw materials and food grains deprived of India of our agricultural surplus. और दूसरी हाथ देखा जाए कि रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था, फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट था, उसने डिप्राइव कर दिया इंडिया को ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सर्विस, ठीक है, एंड द रेज प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब जब रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो रहा था, है ना, और जब कोई चीज़ कम होती है, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, अगर वो डिमांड, तो इसलिए उसका प्राइसेस भी बढ़ गया, ठीक है। थर्ड, द चेंज इन द नेचर ऑफ इंडिया स्टेट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन रिसोर्स। आई होप आपको एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज समझ आया हो कि ब्रिटिश ने इंडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, उसने एक इकोनॉमिक कॉलोनी उसको बना दिया ताकि वो इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को सर्व कर सके। उन्होंने चीपर रेट्स पे इम्पोर्ट अपने इंग्लैंड में इम्पोर्ट किया फॉर कॉटन
कॉटन, रॉ कॉटन एंड सिल्क, एंड ऑल्सो द इंडिगो एंड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स। पर जो अब ये जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहे थे नॉमिनल ड्यूटी पे, इसकी वजह से यहाँ पे रेट्स इंडिया में बढ़ गया, ठीक है। इंडिया के जो गुड्स थे उनको सब्जेक्ट किया जाता था हाइयर ड्यूटीज़ पे इंग्लैंड में जब वो एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है, जिस वजह से उनका रेट बढ़ जाता था, वो अनेबल थे कम्पीट विद द चीपर मशीन मेड गुड्स, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई और लोगों ने अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ठीक है। और इसी वजह से इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन। और नेक्स्ट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। टिल द बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो यूरोपियन थे वो क्या करते थे, वो गोल्ड लाते थे जब उन्हें कोई भी चीज़ बाय करनी थी, जैसे कि मेनली इंडियन कॉटन एंड सिल्क, ठीक है। पर जब इसकी बंगाल की कॉन्क्वेस्ट हुई, किसको बोला गया बंगाल की कॉन्क्वेस्ट, बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि इसमें बंगाल पे हमारा नहीं, ब्रिटिशर्स का एनेक्सेशन हुआ। The British stopped getting gold into India. अब जब ये हुआ तो ब्रिटिश ने गोल्ड लाना भी इंडिया में बंद कर दिया। They began to purchase raw materials for their industry in inland from the surface trade. अब जो इंडियन से रेवेन्यू ले रहे थे उसी से ये रॉ मटेरियल है, मतलब इंडियन से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, इंडियन से जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं उसी पैसों से भी ले रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल्स भी ले रहे थे, मतलब हमारे ही पैसों से हमारे ही रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, मतलब इसमें ब्रिटिशर्स को कोई लॉस नहीं था, पर हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल था, हमारा लॉस हो रहा था इंडियंस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की सरप्लस रेवेन्यू से अनप्रॉफिट्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड, और जब प्रॉफिट हो रहा था इनलैंड ट्रेड के जो ड्यूटी फ्री, ठीक है, इंडियन का एक्सपोर्ट तो ऑफ रॉ मटेरियल तो ड्यूटी फ्री था ना उनके अंदर, इसके अंदर इंग्लैंड के। Thus begin the process of plundering. इसी से begin हुआ process of plundering India's raw materials. इंडिया के रॉ मटेरियल का प्लंडरेंस का प्रोसेस हुआ, रिसोर्सेज का एंड वेल्थ। The transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, is called drain of wealth. यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी गई है ड्रेन ऑफ वेल्थ की। क्या बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, मतलब उनकी वेल्थ का, इंडियंस की वेल्थ का ट्रांसफर टू इंग्लैंड, ठीक है, इंडिया की वेल्थ का ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ठीक है, जिसके लिए इंडिया को कोई भी प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, उसे ही हम कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। द ड्रेन इंक्लूडेड सैलरीज और इनकम्स एंड सेविंग्स ऑफ इंग्लिशमैन, मतलब अंग्रेजी लोगों के, ब्रिटिशर्स की जो सैलरीज थी, इनकम्स थी और सेविंग्स थी वो इंक्लूड होती थी ड्रेन ऑफ वेल्थ में, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया, द ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया जो भी था उसमें इंक्लूड थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। परचेज ऑफ मिलिट्री गुड्स, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, इन चीज़ों में भी इंक्लूडेड था ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, ठीक है, इस चीज़ में भी इंक्लूडेड था, ठीक है। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था आर्मी पे उसमें भी ये चीज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट। आई होप ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको समझ में आया होगा। ये बैटल ऑफ प्लासी से पहले ब्रिटिशर्स गोल्ड लाते थे, पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने गोल्ड लाना बंद कर दिया, और फिर इंडियन कॉटन को और सिल्क को उन्हीं के रेवेन्यू, इंडियंस के रेवेन्यू और इनलैंड ट्रेड से जो उनको प्रॉफिट होता था उसी से परचेज किया, जिससे कि उन्होंने इंडिया की प्लंडरिंग का प्रोसेस शुरू करें, इंडिया के रिसोर्सेज वेल्थ की प्लंडरिंग का प्रोसेस शुरू करें, ठीक है। और इस जो ड्रेन की वेल्थ था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, सैलरीज ऑफ इंग्लिशमैन, है ना, सेविंग्स ऑफ इनकम्स ऑफ इंग्लिशमैन, विच इज एक्सपेंडिचर इन इंडिया, है ना, परचेज ऑफ मिलिट्री गुड्स एंड मेनी मोर, है ना। नेक्स्ट इज डिके ऑफ कॉटेजेस and industries and handicrafts. Heavy duties of Indian silk and cotton textiles in Britain destroyed the Indian industry. जो हैवी ड्यूटीज थी है ना इंडियन सिल्क कॉटन टेक्सटाइल्स में, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन इंडस्ट्रीज को। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश थे वो नॉमिनल ड्यूटी या ड्यूटी फ्रीली इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होते थे। बाय मिडल ऑफ 19th century जो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन और सिल्क था वो पार्टिकुलरली सीज्ड हो गया था, मतलब कब्जे में ले लिया, मतलब
ठीक है. द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग विच फॉर एजेस हैड गिवन एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ आर्टिशियन बिकम एक्सटिंक्ट. जो आर्ट ऑफ स्पिनिंग थी और वीविंग है ना, ठीक है, तो उस वो जिसने कई सालों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, वो एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई, विलुप्त हो गई. अब जो माइजरी थी आर्टिशियंस की, वो फर्दर कंपाउंडेड हो गई. का बिकॉज ड्यू टू द डिसअपेयरेंस ऑफ देयर ट्रेडिशनल पैटर्न्स, जो कि प्रिंस थे, जो कि अपने अथॉरिटी में नहीं रह पाए थे, और chieftains थे एंड जमींदार. So I hope this much is also clear, but let us revise quickly. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो हैवी ड्यूटीज थी कॉटन इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स में, उसने इंडिया के इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, रुइन कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट और जो ब्रिटिश गुड्स थे वो इम्पोर्ट किए जाते थे इंडिया के अंदर एट नॉमिनल ड्यूटी. ठीक है, नॉमिनल ड्यूटी के अंदर ब्रिटिश के गुड्स इम्पोर्ट किए जाते थे. बट क्या देखा गया कि बाय मिडल ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन सिल्क एंड गुड्स वाज सीज्ड. ठीक है, पार्टिकुलरली सीज कर दिया गया. और जो आर्ट ऑफ स्पिनिंग और वीविंग, जिसने बहुत सालों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, विलुप्त हो गई थी. इसी वजह से जो माइजरी थी आर्टिशंस की, वो फर्दर कंपाउंडेड हो गई ड्यू टू इट डिसअपेयरेंस ऑफ देयर ट्रेडिशनल पैटर्न्स एंड बायर्स व्हिच वर द प्रिंस, chieftains and zamindars. Now इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट, मतलब farmers का इकोनॉमिक डिक्लाइन. The peasants were discontent with the official land revenue policy and consequent loss of their land. जो peasants से बहुत ही परेशान थे, बहुत ही उनके अंदर डिसकंटेंट था अबाउट द ऑफिशियल रेवेन्यू पॉलिसी के, जो ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी थी, इसके लिए उनके अंदर बहुत डिसकंटेंट था, जिसकी और जो उनका कंसिक्वेंट लॉस हो रहा था लैंड्स का. ठीक है, उसके लिए भी उनका बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट था ब्रिटिश के लिए. ठीक है, in fact it was the peasantry that bore the heavy burden of taxes to provide money for the trade of the company. और ये भी फैक्ट है कि जो ट्रेड था कंपनी का, वो इन्हीं पीजेंट्स के द्वारा चल रहा था, इन्हीं पीजेंट्स के रेवेन्यू के द्वारा, मतलब टैक्सेस के द्वारा चल. ठीक है, इन्हीं के टैक्स से ब्रिटिश ट्रेड करता फॉर द कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉर्स ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन. और इन्हीं से इसने वॉर शुरू की और एक्सपेंशन किया. फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल लैंड रेवेन्यू वाज डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड अंडर द मुगल. और एग्जाम्पल में दिया गया बंगाल, जब बंगाल में था तो मुगल रूल के टाइम जितना भी टैक्स होता था उसका डबल ब्रिटिश के टाइम. Not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture or on the welfare of cultivators. और इसमें से एक सिंगल पार्ट भी लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्टिवेटर्स के वेलफेयर के लिए, या फिर क्या बोले एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए नहीं हो सकते. Increase in the land revenue forced many peasants into indebtedness or into selling their lands. और जो इंक्रीज हुआ लैंड रेवेन्यू में, उसमें बहुत पीजेंट्स को फोर्स किया कि या तो वो बेच दे अपनी ज़मीन को, या फिर वो इंडिपेंडेंस के अंदर आ जाए. ठीक है, द ट्रेडिशनल जमींदार वर रिप्लेस्ड बाय मर्चेंट्स. ठीक है, एंड मनी लेंडर्स. जमींदार थे वो रिप्लेस हो गए मनी लेंडर्स एंड जमींदार. वो कैसे हुआ वो भी हम पढ़ेंगे आगे एक टॉपिक के अंदर, जैसे डिक्लाइन ऑफ प्लैनेट एस्ट्रियोक्रेसी. ठीक है, तो इसी की वजह से, क्योंकि मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स थे, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं था इंडियंस के लिए, तो उन्होंने बड़े ही क्रूरता से टैक्सेस कलेक्ट किए. ठीक है, the new landowner had no concern for the peasants. That I told you, they pushed rents on the exorbitant. Exorbitant मतलब होता है बहुत ही हायर levels and evacuated their tenants. और जो इनके tenants थे, मतलब कि जो peasants थे, इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट. ठीक है, नॉन पेमेंट में इन्हें इविकेट कर दिया जाता है. द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट अफेक्टेड द कल्टीवेशन एंड नीड टू मैन्युफैक्चर. और जो इकोनॉमिक डिक्लाइन था, जिसकी वजह से बहुत सारे फेमाइन्स. सो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस टॉपिक. इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ बिजेंट्री में क्या था, ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी लैंड रेवेन्यू से, तो इसकी वजह से लोगों पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता था लैंड्स का. और जो ट्रीट होता था कंपनी का, वो भी इन्हीं के रेवेन्यू के द्वारा कलेक्ट होता था. इन्हीं के रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था, जो टैक्स कलेक्ट होते थे,
उसी के द्वारा चल रहा था इनका ट्रेड, ठीक है। तो और इसी से इनका एक्सपेंशन हो रहा था। और इसमें में से जो टैक्स ये कलेक्ट होता था उसमें 1% पार्ट वेलफेयर के लिए नहीं यूज़ होता था इन पीजेंट्स के और कल्टिवेटर्स के। और ये जो इंक्रीज टैक्स था, रेवेन्यू टैक्स था, वो उसने फोर्स किया था पीजेंट्स को, कल्टिवेटर्स की, या तो वो इंडिपेंडेंस में चले जाए या तो अपने लैंड्स को सेल कर। जो ज़मींदार थे वो रिप्लेस हो गए थे मर्चेंट्स और क्या बोलते हैं मनी लैंडर्स से, ठीक है। मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स से रिप्लेस हो गए। और ये जो न्यू लैंड ओनर थे वो उनके पास कोई भी कंसर्न नहीं कि पीजेंट्स के लिए, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही हायर रेट्स पे टैक्स करवा दिया। और जब वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो उन्हें एविक्ट कर दिया गया, ठीक है। अगर ये नहीं पे कर पा रहे टैक्स, इसी वजह से पीजेंट्स का इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया और बहुत ज़्यादा फेमाइन्स। नेक्स्ट इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। Growing unemployment. The traditional rulers had given financial support to scholars and teachers. तो traditional rulers थे, मतलब जो पहले इंडियन रूलर्स थे, उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया टू स्कॉलर्स, प्रीचर्स एंड मैन ऑफ आर्ट्स। द कमिंग ब्रिटिश लीड टू, जो जो जब ब्रिटिश आया तो उसकी वजह से डिक्लाइन हो गया बहुत इन सब ऐसे रूलर्स का। ग्रेजुअली देयर पैट्रोनेज केम टू एंड, और इनके पैट्रोनेज का एक एंड हो गया। Thus all those who depended on their patronage were impoverished, और जो लोग भी इनकी पैट्रोनेज पे डिपेंड थे वो impoverished हो गए, ठीक है। When native states were annexed in British dominion, thousands of soldiers and official administration military judicial posts became unemployed। और जब native state अनेक्स हुए तो जो इस ये इनमें जो सोल्जर्स थे बहुत सारे, ऑफिशियल थे, मिलिट्री और जुडिशियल पोस्ट्स पे बहुत सारे लोग थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज एक्सक्लूडेड इंडियंस फ्रॉम हाई पोस्ट, क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी वो एक्सक्लूड करती थी इंडियंस फ्रॉम द हायर पोस्ट्स, ठीक है। और जिसकी वजह से ये जो लोग थे जिनको अनएम्प्लॉयमेंट हुई वो लोग बिटर एनिमीज बनेंगे किसके, ब्रिटिश। लेट अस क्विकली रिवाइज। जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे जिन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया स्कॉलर और प्रीचर्स एंड मैन ऑफ आर्ट्स, ये जब ब्रिटिश की कमिंग हुई तो इनका रूलर्स का एंड हो गया, इनकी पैट्रोनेज का एंड हो गया। और जो इन पे डिपेंडेंट थे इस पैट्रोनेज पे उनका भी इम्पवरिशमेंट हो गया, ठीक है। जब नेटिव स्टेट्स ब्रिटिश के द्वारा अनेक्स हुए तो क्या हुआ, बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री और जुडिशियल पोस्ट्स के जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो एक्सक्लूड रखते थे इंडियंस को फ्रॉम हायर पोस्ट, जिसकी वजह से वो इनके एनिमी बने। नेक्स्ट इज इनह्यूमन ट्रीटमेंट गिवन टू इंडिगो कल्टिवेटर। इंडिगो ट्रेड वो हाईली प्रॉफिटेबल टू ब्रिटिश, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था ब्रिटिश के लिए, बट फॉर ग्रोइंग कंडीशन वॉज वेरी हार्श, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्श थी जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन वर्क होता था, ठीक है। तो पीजेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। द पीजेंट्स वर फोर्स टू कल्टिवेट ओनली इंडिगो इन देयर फील्ड्स। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो कल्टिवेट करें खाली इंडिगो को अपनी फील्ड के अंदर। चूजन बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा चूज की। इफ दे प्लांटेड एनीथिंग एल्स, अगर वो प्लांट करते थे एनीथिंग एल्स किसी और चीज़ को, तो उनकी जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी, उनकी जो कैटल होती थी वो कैरी ऑफ कर दी जाती थी, मतलब ले जाया जाती थी एज अ पनिशमेंट। लेटेस्ट रिवाइज इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो कल्टिवेटर्स। इंडिगो कल्टिवेशन बहुत प्रॉफिटेबल था ब्रिटिश के लिए, पर जो कंडीशंस थी जिसके अंदर पीजेंट्स को काम करना पड़ता था वो बहुत ही इनह्यूमन थी। और जो हमारे क्या बोलते हैं ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को बोलते थे, फोर्स करते थे कि उन्हें खाली कल्टिवेट करनी है इंडिगो इंडिया फ्रूट्स और कुछ और नहीं करना। पर वो कुछ और करते थे तो उनकी कैटल्स को ले जाया जाता था एज पैनिशमेंट और उनकी क्रॉप्स को जला दिया जाता था, खराब कर दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड फेमस। British economic exploitation, decay of indigenous industries, high taxation, the reign of wealth, stagnation of agriculture, exploitation of the peasants reduced Indians to extreme poverty. क्या मतलब, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमें इससे पहले पढ़ा है ना। इसके बाद डिके ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, हमने डिस्ट्रॉयटेशन भी पढ़ा कि डिस्ट्रॉय कैसे हुए, रेंट कैसे इंडिया ने, हाई टैक्सेशन के बारे में पढ़ा, रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीजेंट्स के बारे में पढ़ा।
रिड्यूस्ड इंडियाज टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। फेमाइन्स रिवेज्ड कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में फेमाइन आया कंट्री के अंदर। there were four major and numerous minor famines between 1765 to 1856, चार मेजर और बहुत सारे माइनर फेमाइंस थी 1765 से 1857 से। ये फेमाइन रिजल्ट थे of drought, other natural calamities such as bad administration, ठीक है, bad administration